नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमन प्रेज एजुकेशन में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसके अंतर्गत ये आपका 18वां वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे 16 जनवरी 2023 में सेकेंड सेट में आपके जो एग्जाम कंडक्ट हुए थे उसमें पूछे गए 20 जीके के प्रश्नों को, साथ में उससे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोग में से कौन डेली इस प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसमें ज़्यादा आप लोग का जो सहयोग मिल नहीं पा रहा है, फिर भी जिन लोगों का भी सहयोग मिल रहा है वो लोग सहयोग देते रहें। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन लोग डेली बेसिस पर ये प्रैक्टिस सेट जो कि देखते आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि पाटलिपुत्र में हस्तांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो इसका मतलब आपका मगध साम्राज्य जो था, मगध जो साम्राज्य था उसका आपका प्रथम राजधानी पूछा है। ठीक है, तो मगध का जो आपका प्रथम राजधानी था वो दोस्तों आपका राजगिरी था। ठीक है, तो इसका राजगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगिरी को गिरिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही आपका राजगिरी को राजगीर के नाम से, वर्तमान में तो राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। मगध जो साम्राज्य था उसकी राजधानी पहले राजगिरी हुआ करती थी। राजगिरी ही प्रथम राजधानी थी, जिसे गिरिवर्ष के नाम से, राजगीर के नाम से जाना जाता है। राजगीर के बाद जो मगध का जो राजधानी हस्तांतरित हुआ वो आपका पाटलिपुत्र हुआ। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। मगध की बात करते हैं तो मगध की राजधानी, वैकल्पिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में जो आप पटना देखते हैं जो कि बिहार की राजधानी है वहीं थी। ठीक है, साथ में राजगीर मगध के प्राचीन क्षेत्र में सत्ता का प्रथम शासन था। मगध मौर्य सम्राटों का महत्वपूर्ण राज्य केंद्र था। राजगीर पहाड़ियों, जिसे राजगीर पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है, बिहार के मध्य क्षेत्रों में राजगीर शहर के पास स्थित है। ठीक है, वीडियो में आगे हम फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि फ्रेंड्स आपके चाक्षु पब्लिकेशन की ओर से है। ये जो बुक है आपका तैयार किया गया है, जो आपका नोटिफिकेशन आया था उस पर आधारित, मतलब कहें तो नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेबस है जीके जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का। इस बुक में आपको 3300 प्लस बुक विकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। साथ में आपको 1100 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और आपको 20 प्रैक्टिस सेट इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ किस लिए हैं आपको बताते चलें कि इस पुस्तक में जो आपका सोल्यूशन दिया गया है वो दोस्तों आपको बहुत ही विस्तृत तरीका दिया गया है, यानी कि व्याख्या करके दिया गया है। चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, सभी का उत्तर जो आपको दिया गया है, सिर्फ उत्तर नहीं दिया गया, उत्तर तो दिया गया है, साथ में आपको व्याख्या भी किया गया है। ठीक है, ये पुस्तक दोस्तों आपको बता दें, इस पुस्तक के साथ साथ इनका एक आपका स्टडी गाइड भी आता है, जिसे भी आप लोग परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यह पुस्तक मिलेगा कहाँ? तो इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे भी आप लोग परचेस कर सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उपलब्ध है। नहीं तो आपके नज़दीकी स्टोर में भी आपको ये पुस्तक उपलब्ध होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, आप लोग के पास चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को डैश बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 जल सुरक्षित इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये जो आपका अमृत मिशन 2.0 है, ये आपका आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया था। अमृत मिशन 2.0 शहरों को पानी सुरक्षित बनाने और हर घर में कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक कदम है। इसके अलावा ये जल स्रोतों के संरक्षण से जल निकायों और कुओं को पुनर्जीवित करने, उपचारित पानी का पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग करने और पूरे समुदाय की मदद से वर्षा जल एकत्र करने की पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। ये जो मिशन है एक नागरिक द्वारा संचालित पहल या जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार, यानी कि 19-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी है? किलोमीटर में आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर 1604 किलोमीटर इसका राइट आंसर था। तो रेलवे बुक 2019-20 आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये शायद आपका करंट से रिलेटेड उस समय का क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे का।
तो भारतीय रेलवे भारत सरकार के रेल मंत्रालय के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय है जो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली को संचालित करता है। भारतीय रेलवे की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1836 में 6 मई को हुआ था। यह आकार के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का प्रबंधन करता है, जिसकी कुल लंबाई की बात करेंगे 31 मार्च 2022 तक की तो 67,956 किलोमीटर है। साथ में जो वर्तमान में आपके रेल मंत्री हैं वो आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं। अभी तक जिस समय तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय तक आपके जो रेल मंत्री हैं आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर आपका भूपेंद्र यादव हो जाएगा। इसके अलावा जो COP27 था वो दोस्तों आपका मिस्र में आयोजित हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन अभी हाल ही में COP28 का भी आयोजन जो किया गया है, कहाँ किया गया है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। COP28 जो है वो आपका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। तो COP28 दुबई संयुक्त अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका नीवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NNP भी कहते हैं। तो NNP बराबर आपको बताना है, NNP बराबर फ्रेंड्स होता है GNP माइनस मूल ह्रास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, NNP = GNP माइनस मूल ह्रास। इसके अलावा NNP आखिरकार होता क्या है? तो NNP यानी कि नीवल राष्ट्रीय उत्पाद उन सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है जो एक वर्ष के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहने वाले किसी देश के नागरिक के द्वारा उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा NNP का जो फॉर्मूला है आप सीधे याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा GDP की बात करते हैं तो GDP यह एक निश्चित अवधि के दौरान देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल धन मूल है, इसे हम लोग GDP कहते हैं। GDP बराबर होता है C+G+I, जहाँ पर C होता है उपभोग व्यय, G होता है सरकारी व्यय और I होता है आपका निवेश व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1867 में बम्बई में किस संस्था का स्थापना किया गया था? तो 1867 की बात करते हैं और बम्बई की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका प्रार्थना समाज होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कब किया था? 1867 में किया था। कहाँ किया था? बम्बई में किया था। इन तीनों चीज़ों को आपको जरूर याद रखिएगा, कुछ याद रखें या ना रखें। इसके अलावा इसका गठन सामाजिक धार्मिक सुधारों को रोकने के लिए किया गया था। आत्माराम पांडुरंग एक चिकित्सक और सामाजिक सुधारक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बताएं कि ब्रह्म समाज जो कि आपका इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे, 28 अगस्त 1828 को कोलकाता में इसका स्थापना होता है। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया जाता है। इन सभी को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? तो बास्केटबॉल के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर था कि खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ी की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। लेकिन जो गलत कथन दिए गए हैं आखिर गलत क्यों हैं उसको हम लोग देखें। तो पहला कथन है कि बास्केटबॉल का जो आविष्कार है 1981 में हुआ था। तो यही कथन आपका गलत इसलिए है क्योंकि बास्केटबॉल का जो आविष्कार है आपका 1981 में नहीं, आपका 1891 में हुआ था, ठीक है। तो 1891 याद रखिएगा, कनाडा के जेम्स W नाइस्मिथ के द्वारा किया गया था। फिर दिया गया है कि एक खिलाड़ी को 20 सेकंड के भीतर प्रतिस्थापित किया जाना होता है। तो ये भी कथन आपका गलत है। ये कथन गलत इसलिए है कि एक खिलाड़ी को 20 सेकंड के भीतर प्रतिस्थापित नहीं किया जाना होता है, बल्कि आपका 24 सेकेंड मिलते हैं, ठीक है, 24 सेकेंड मिलते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है कि प्रत्येक बास्केटबॉल का भार कम से कम 700 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कथन आपका गलत इसलिए है क्योंकि आपका FIBA के द्वारा जो स्वीकृत 3x3 बास्केटबॉल खेल में उपयोग की जाने वाली गेंद नियमित गेंद से भिन्न होती है। एक 3x3 बास्केटबॉल गेंद का वजन FIBA के आधिकारिक पुरुषों के लिए 5x5 खेलों में उपयोग की जाने वाली आधिकारिक साइज 7 बास्केटबॉल के समान वजन यानी कि 620 ग्राम होता है, ना कि 700 ग्राम होता है। इस बात को याद रखिएगा।
लेकिन थोड़ा छोटा 72.39 सेंटीमीटर का व्यास होता है। साइज 7 बास्केटबॉल का व्यास 74.93 सेंटीमीटर होता है। तो व्यास भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया था। तो 2015 में योजना आयोग की बात करते हैं तो आप लोग को मालूम होगा योजना आयोग का जो विघटन है यानी कि ख़त्म किया गया था आपका इसे अप्रैल 2014 में 2014 में इसको हटाकर 2015 में योजना आयोग के स्थान पर आपका नीति आयोग बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका नीति आयोग होगा। नीति आयोग की बात करते हैं तो ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि वैधानिक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होता है। इसके अलावा इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया जाता है। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री खुद होते हैं। साथ में ये भारत सरकार का प्रमुख नीति प्रबुद्ध मंडल है जो दिशात्मक और नीतिगत आगाम दोनों प्रदान करता है। साथ में योजना आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग की बात करते हैं मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष के अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष होता है जो कि डॉक्टर सुमन बेरी हैं जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। साथ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करते हैं जिसे हम लोग CEO कहते हैं। तो ये आपके वर्तमान में VVR सुब्रमण्यम है, इसको भी याद रखिएगा। साथ में नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता क्या है तो आप लोग इसका फुल फॉर्म कहीं से भी अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गूगल कर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। इससे क्या होगा आप लोग को भी याद रह जाएगा। जिन लोगों को याद नहीं है, जिन लोगों को याद है ठीक है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक है, मेघालय आपका ऐसा राज्य है जहाँ पर बांस ड्रिप सिंचाई विधि जो कि प्रचलित है जिसमें बांस की पाइपों का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग वाटर का दोहन किया जाता है। इसके अलावा इस प्रणाली में प्रति मिनट बांस पाइप प्रणाली में प्रवेश करने वाला लगभग 18 से 20 लीटर पानी कई सौ मीटर तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है। तो इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम के अभाव के कारण आपका जो हड्डी है यानी कि अस्थियां हैं वो तो आपका कमज़ोर होगा ही होगा, साथ में आपका दंत क्षय भी होगा। ठीक है, तो जो ये आपका कैल्शियम है या जो ऊपर जो दिया गया बीमारी है कि कमज़ोर अस्थियां होना या दंत क्षय होना, यह आपका रिकेटस नामक एक बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है, उसका ही लक्षण है। ठीक है, तो रिकेटस एक रोके जाने वाले हड्डी की बीमारी है जो शिशुओं और छोटे बच्चे को प्रभावित करती है और नरम और कमज़ोर हड्डियों का कारण बनती है। रिकेटस विटामिन डी, कैल्शियम या फास्फोरस की कमी के कारण होता है। इसके अलावा त्वचा का रंग सांवला होना, सूरज की रोशनी में त्वचा के संपर्क में ना आना, पोषक तत्वों की कमी और लीवर किडनी या छोटी आंत के विकारों के परिणाम स्वरूप विटामिन डी की कमी से हो सकती है। उपचार के विकल्पों में बेहतर सूरज की रोशनी, आहार, विटामिन डी और खनिज पूरक शामिल है। रिकेटस उन बच्चों में सबसे आम है, याद रखिएगा। रिकेटस जो होता है आपका बच्चों में होने वाला रोग है। रिकेटस के समान रोग जो आपका वयस्क में रोग होता है उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। वो भी आपका सेम विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बस इतना है कि रिकेटस आपका बच्चों में और जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो आपका वयस्कों में होता है। तो रिकेटस आपका 6 से 36 महीनों के बीच जो आपके बच्चे होते हैं उसमें देखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जिन खाद्य पदार्थों में कैल्शियम, विटामिन और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है, दूध हो गया, सब्जी हो गया, पालक हो गया, फल हो गया, इन सभी में विटामिन डी का ये स्रोत है जिसमें हम लोग कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी डैश में संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी स्थापना जनवरी 1992 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका 1992 हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत है जो कि किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। इस निकाय की स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए किया गया है। नेक्स्ट आपका है दिया गया है आपका कि कुंसु कुत्ना प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में डैश निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं। तो राइट आंसर आपका मुनुगोडे इसका राइट आंसर था, लेकिन ये आपका प्रश्न अब आपको कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि आपको मालूम होगा तेलंगाना में अभी हाल ही में आपका विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें आपका तेलंगाना में जो बहुमत मिला है वो आपका कांग्रेस पार्टी को मिला है शानदार जीत के साथ।
कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में चुनाव हुआ था तो मात्र एक ही राज्य में तेलंगाना में यहाँ पर चुनाव जीता है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, यानी कि तेलंगाना का जो नए मुख्यमंत्री हैं वो आपके रेवंत रेड्डी हैं। ये आप याद रखिएगा, रेवंत रेड्डी हैं आपके तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री। तेलंगाना में किसकी पार्टी की सरकार है? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अभी 5 राज्यों में जो आपके चुनाव हुए हैं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करें। तो एक आपका राजस्थान है, एक आपका मध्य प्रदेश है, एक आपका तेलंगाना तो है ही, इसके अलावा एक आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अलावा एक आपका मिजोरम है। ठीक है, इन 5 राज्यों में आपका जो चुनाव हुआ है, अगर जिन लोगों को भी इन 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री के नाम मालूम है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय की दृष्टि से डैश थे, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से था, यानी कि उनका राष्ट्रीयता क्या था। यानी कि जिस प्रकार आपका राष्ट्रीयता इंडियन है उस प्रकार से नॉर्मन बोरलॉग का राष्ट्रीयता क्या था? तो इनकी जो राष्ट्रीयता थी वो दोस्तों आपकी अमरीकी थी। ठीक है, तो अमरीकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग अमरीकी और मोरक्को दोनों में कन्फ्यूजन करते हैं। कन्फ्यूजन इसलिए करते हैं क्योंकि जो नॉर्मन बोरलॉग हैं आप लोग को मालूम होगा विश्व में हरित क्रांति को शुरू करने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है। तो इन्होंने जो हरित क्रांति का जो शुरू किया था वो क्या था आपका मोरक्को से, लेकिन इनका जो संबंध है, इनका जो अपना देश है, इनका जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी है वो दोस्तों आपका अमेरिका का है। बस इतना ही डिफरेंस है। इतना ही डिफरेंस में आप लोग कच्चा खाते हैं, तो इन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्मन बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने उच्च उपज देने वाली जो किस्म बीज होता है HYV यानी कि हाई यील्ड वैरायटी बीज को विकसित करने उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। वो एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक और मानवतावादी थे। इनके साथ ही आधुनिक कृषि का जनक इन्हें कहा जाता है। 1970 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। साथ में ये तो आपके विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं। आपके भारत में भी हरित क्रांति के जनक हुए, वो कौन हुए? तो भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक हुए वो आपके प्रोफेसर MS स्वामीनाथन हुए। तो इसको याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हुए। अभी इनका हाल ही में 2023 में इनका निधन हो गया है। तो आपके परीक्षा की दृष्टि से यही भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत होता है आपका 1960 के दशक में होता है। कहें तो ईयर की बात करेंगे तो 1966 में भारत में हरित क्रांति का शुरुआत है जो कि हुआ था। नेक्स्ट आपका है उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। उपधातु नहीं है, तो उपधातु नहीं है तो आखिरकार उपधातु कहते किसको हैं? सबसे बड़ी बात, तो उपधातु वो धातु हैं जो धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उनके गुण धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होता है। उपधातु में बोरॉन हो गया, इसके अलावा सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के अलावा आपका टेलुरम हो गया, टेलुरम के अलावा आपका पोलोनियम हो गया, पोलोनियम के अलावा आपका आर्सेनिक हो गया, एंटोमोनियम हो गया, एंटोमोनी हो गया और आपका जर्मेनियम हो गया। तो इसमें से आपका टेलुरियम, जर्मेनियम, पोलोनियम दिया गया है। तो ये सब आपका उपधातु हैं, लेकिन जो उपधातु नहीं है वो दोस्तों आपका जेनोन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेनोन होगा। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर आपका प्रेडिक्ट टेबल भी दे दिया गया है, आप लोग इसे आसानी से एक्सेस करके इसको पढ़ पाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है फूलदेई, जो कि एक फसल उत्सव है। मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फूलदेई की बात करते हैं तो फूलदेई जो एक फसल उत्सव है वो दोस्तों आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। इसके अलावा यह एक शुभ लोक उत्सव है जो राज्य में वसंत ऋतु का स्वागत करता है। यह चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। त्योहारों, फूलों और वसंत ऋतु के बारे में है। इसके अलावा फूल का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, फूल का अर्थ फूल होता है, गुलाब का फूल, कमल का फूल, सूरजमुखी का फूल। लेकिन दही का जो अर्थ होता है वो होता है हलवा या खीर, जो सफ़ेद आटे और दही से बनी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो गुलाबो सपेरा की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे मन में बस एक ही नृत्य आना चाहिए, वो आपका कालबेलिया। कालबेलिया एक ऐसा नृत्य है जिसे का संबंध गुलाबो सपेरा से है। गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया से है। कालबेलिया की बात करते हैं तो ये जो कालबेलिया जो नृत्य है वो भारत के राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक
चामर डांस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की लोकप्रियता विश्व भर में इतनी अधिक है कि राजस्थान का कालबेलिया नृत्य गीत अब वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। गुलाबोबाई सपेरा जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है वह आपका अनुच्छेद 23 और 24 है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 23 और 24 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक जिक्र किया गया है मौलिक अधिकार का, ठीक है। यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। यह महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार की हम लोग जब बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक का जितना भी अनुच्छेद है यह आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। साथ में जो मौलिक अधिकार है वो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। भाग की बात करते हैं तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का चर्चा है। साथ में जब आपका संविधान लागू हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, उसमें 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। उनमें से ही एक मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है। इसके अलावा एक जो आपका संपत्ति का जो अधिकार था इसको मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार कहें यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह मौलिक अधिकार 300 के अनुच्छेद क में रखा गया है अभी वर्तमान में, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी करता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और वो संतुष्ट हो कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार केंद्र में आपका राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत आपका अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में यानी कि राज्यों में अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल के पास है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था। तो ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका वेस्ट इंडीज़ होगा। इसका जो आयोजन है जनवरी फरवरी माह में किया गया था। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। यह आपका 14वां संस्करण था। वेस्ट इंडीज़ में पहली बार ये प्रतियोगिता आयोजित किया गया था जिसका विजेता बना था भारत। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था 4 विकेट से, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो असम सरकार की ओर से जो सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार सम्मानित किया गया है जतिन गोस्वामी को। तो इसका राइट आंसर आपका जतिन गोस्वामी हो जाएगा। जतिन गोस्वामी की बात करते हैं तो यह एक आपके भारतीय नर्तक हैं, कोरियोग्राफर हैं। शास्त्रीय नृत्य जो सतरिया जो कि असम का ही शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित हैं। इसके अलावा सतरिया एकेडमी जो गुवाहाटी में स्थित है उसके संस्थापक निदेशक हैं, जो इसकी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं और संगीत नाटक एकेडमी की सामान्य परिषद के पूर्व सदस्य हैं। इसके साथ ही वो आलोक शिल्पी संघ नामक एक नृत्य अकादमी और सांस्कृतिक संगठन प्राग ज्योति कला परिषद के संस्थापक भी हैं और 2004 में याद रखिएगा 2004 के संगीत नाटक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी हैं। साथ में 2008 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इनको भी याद रखिएगा। तो ये रहा आपका विश्व जीके के प्रश्न और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह से SSC से जुड़े हर पल अपडेट को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।